गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हमारी अगली क्लास है कल्टीवेशन ऑफ राउंड गार्ड यानी कि टिंडा की खेती। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? टिंडा की खेती। इसके पहले हम खरबूजा की खेती पढ़े थे, कल्टीवेशन ऑफ मस्क मिलन। उसके समाप्त होने के बाद हमारी अगली क्लास है टिंडा की खेती। इसको भी हम जैसे वर्टिकल से और क्रॉप या फसल स्टार्ट किए थे वैसे हम यहाँ इसको भी वैज्ञानिक नाम से स्टार्ट करेंगे। इसकी भी शुरुआत वहीं से करनी है। तो चलिए इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रिसिटुलस फिस्टुलोसस, यानी कि स्पेलिंग है PRAECITRULLUS। ये हो गया। नेक्स्ट है FISTULOSUS। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली क्या है? इसकी भी कुकुरबिटेसी ही है। ठीक, तरबूज की भी वही है, खरबूज की भी वही है और टिंडा की भी वही है, कुकुरबिटेसी। ठीक, अब नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स नंबर, गुणसूत्र संख्या 2n=22। क्या है? 2n=22। नेक्स्ट आता है ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंडिया यानी भारत ही है। अब बात आती है पीएच की, तो इसका भी पीएच क्या है? पीएच मान 6 से 7 है। ठीक है, अब आता है टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान जो है इसका 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब आती है बात क्लाइमेट यानी कि जलवायु की, तो जलवायु इसका कैसा होना चाहिए? गर्म और शुष्क दोनों होना चाहिए, गर्म भी और शुष्क दोनों होना चाहिए। अब बात आती है मिट्टी की, मृदा यानी सॉइल। सॉइल कैसी होनी चाहिए? रेतीली और दोमट मृदा होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड वेराइटीज। अगर इम्प्रूव्ड वेराइटीज यानी कि उन्नतशील प्रजाति की बात करें तो इसमें आता है अर्काटिंडा, तमिलनाडु चयन, TS48 यानी टिंडा सिलेक्शन 48 और बीकानेरी ग्रीन, हिसार चयन, S22 यानी कि सिलेक्शन 22 इत्यादि। सारी क्या है? उन्नतशील प्रजातियां हैं। अब बात करते हैं हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले FYM। FYM का मतलब होता है गोबर की खाद। FYM का फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर। क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की खाद। कितनी जरूरत होती है? 8 से 10 टन प्रति एकड़ इसके लिए गोबर की खाद चाहिए होती है। और यूरिया की बात करते हैं 90 किलोग्राम प्रति एकड़। और SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट कितना लगेगा? 125 किलोग्राम प्रति एकड़। और MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश कितना लगेगा? तो 35 किलोग्राम प्रति एकड़। अब आता है हमारा NPK। NPK मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना चाहिए? 40 किलोग्राम प्रति एकड़। और P से फास्फोरस हो जाएगा P2O5, वो कितना चाहिए? 20 किलोग्राम प्रति एकड़। और K2O से बोले तो पोटास कितना चाहिए? वो भी 20 किलोग्राम प्रति एकड़ चाहिए होगा। अब नेक्स्ट आता है सीड रेट। सीड रेट की बात करें हम तो अगर हेक्टेयर की बात करेंगे तो वहां पे 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अगर एकड़ की बात करेंगे, क्योंकि एकड़ की बात हम किए हैं यहाँ पे लिखे हैं, तो हम यहाँ भी एकड़ भी लिखेंगे। तो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ क्या लगेगा? बीज दर। सीड रेट मतलब बीज दर। बीज की मात्रा कितनी लगेगी? 1.5 kg प्रति एकड़। अगर ये हेक्टेयर की बात करें, हेक्टेयर में कितना लगेगा? तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है सीड ट्रीटमेंट। यानी कि सीड ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? बीज शोधन, बीज उपचार। ठीक, इसका बीज उपचार कैसे करेंगे? कार्बेंडाजिम दवा है, इसको लेंगे। कितना लेंगे? 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेंगे और उसमें कितना बीज? 1 किलोग्राम बीज को हम उपचारित कर सकते हैं। या फिर थीरम लेंगे, कितना? 2.5 ग्राम लेंगे, उसके लिए भी 1 किलोग्राम बीज उससे उपचारित हो जाएगा। अब या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी लेंगे, कितना लेंगे? 4 ग्राम। कितने बीज के लिए? 1 किलोग्राम बीज के लिए इससे उपचारित हो जाएगा सफिशिएंट। ठीक है, और नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम यानी बुआई का समय। इसकी बुआई हम 2 बार करते हैं। पहली तो है फरवरी मार्च, दूसरी है जून और जुलाई। ठीक, अब आती है बात डिस्टेंस यानी दूरी की बात करते हैं। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 2 से 2.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक, यानी पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 से 2.5 मीटर। और थाला से थाला की दूरी जो है, सॉरी ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी है। ठीक है, और ये थाले से थाला की दूरी, थाला जो एक थाला बनेगा फिर दूसरा थाला की दूरी क्या होगी? 90 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी दूरी। ठीक है, अब आती है बात इरिगेशन की।
तो अगर इरिगेशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर बीज की हम बुआई कर रहे हैं तो उसको 12 से 24 घंटे तक, 1 से 2 दिन पहले जो है उसको क्या करेंगे, हम पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगाने से फायदा ये है कि उसका सीड जर्मिनेशन है यानी बीज अंकुरण है बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इरिगेशन फर्स्ट सिंचाई बीज अंकुरण के समय करनी चाहिए, यानी जब बीज अंकुरित होने वाला हो तो उसमें पानी देने की आवश्यकता है। नमी पाएगा तो अच्छे से जल्दी से अंकुरण होगा, पौधा निकल आएगा। ठीक, और उसके बाद सिंचाई 5 से 8 दिन के अंतर पे आपको करना है, यानी हर हफ्ते आपको सिंचाई करनी ही है। ठीक, वीड कंट्रोल खरपतवार नियंत्रण में क्या है, पहली निराई गुड़ाई जो है आपको बुआई के 15 से 20 दिन बाद करना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि खरपतवार है, फिर जो है आप निराई गुड़ाई करिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मान लो खरपतवार ज्यादा है और तब भी नहीं जा रहा, बार बार निराई गुड़ाई करने के बाद भी, तो दवा है, दवा का नाम है एलाक्लोर, 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे खरपतवार खत्म हो जाएगा। क्या नाम है दवा का, एलाक्लोर, और कितना चाहिए, 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब आती है बात इंसेक्ट कंट्रोल की, यानी कीट नियंत्रण की। तो इसमें सबसे पहले आता है ललड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। ये बीटल है, VEETLE, बीटल, रेड पंपकिन बीटल, इसको हिंदी में बोलते हैं ललड़ी की। ठीक है, ये होता कैसे है, यह लाल रंग का होता है, चमकीला होता है और 7 mm यानी 7 मिलीमीटर लंबा और 2.5 मिलीमीटर चौड़ा कीट होता है। इसका शरीर लाल रंग के कठोर, ठीक है ये गलत है, लाल रंग की कठोर पंखों से ढका होता है। यहाँ पे डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लाल रंग के कठोर पंखों से ढका होता है, यानी ये ललड़ी इसका नाम ही है, तो ये लाल रंग का होता है। ठीक है, पूरा लाल होता है और कितना लंबा होता है, 7 मिलीमीटर लंबा और 2.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। ठीक, और इसके छोटे कीट, जो ललड़ी के छोटे छोटे कीट होते हैं, वो पौधे की कोमल पत्तियों को खाकर बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं, यानी बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। जब पत्ती ही खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा, इसकी पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा मरने लगेगा, सूखने लगेगा। ठीक है, तो इसका उपचार करना हमें बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो फिर हमारी प्रोडक्शन में, उत्पादन में बहुत कमी आ जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका कंट्रोल सबसे अच्छा है कि सूर्योदय होने के पहले, यानी कि सूरज उगने के पहले क्या करना चाहिए। ये कीट बहुत सुस्त होते हैं, ये पौधे पे दिखे अगर आपको तो उसको पकड़ें और मार दें। ठीक, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या करना है, सूर्योदय के समय यानी सूरज उगने के पहले आपको देखना है, कीड़े जो होंगे बैठे होंगे और बहुत सुस्त होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, इसकी आसानी से पकड़ के आप मार सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा ये है कि दवा अगर डालते हैं तो पौधों पर कौन सी दवा होगी, क्लोरोपाइरीफास। कौन सी दवा, क्लोरोपाइरीफास 0.05% का स्प्रे करें, इससे भी ललड़ी गायब हो जाएगी। तो हम क्या कर देख रहे थे, फिर से देखते हैं बॉटनिकल नेम, जिसका बॉटनिकल नेम है प्रीसीटुलस फिस्टुलोसस, इसका वैज्ञानिक नाम है, और फैमिली इसकी है यानी कुल इसका है कुर्बिटेसी, और क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 22, यानी 2n इक्वल टू 22। और ओरिजिन की बात करें हम तो इंडिया ही है, और पीएच कितना चाहिए, 6 से 7। और नेक्स्ट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं जलवायु की, यानी कि क्लाइमेट, जिसको पहले बताया गर्म और शुष्क जलवायु, इसके लिए दोनों चाहिए होगी। अब आता है नेक्स्ट, मृदा कैसी होनी चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो वो पहली बात तो आप जान लीजिए, उचित जल निकास वाली तो मृदा होनी चाहिए, वहां पे अगर जल एक्स्ट्रा भर जाता है तो वो निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी कैसी होगी, रेतीली दोमट मृदा होनी चाहिए, जो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक, अब आती है वैरायटीज की बात, तो इसमें है अर्काटेंडा है, तमिलनाडु चयन है, और TS48 है, और बीकानेरी ग्रीन है, हिसार चैन 1, S22 यानी सिलेक्शन 22 आदि, ये सब क्या है, उन्नतशील प्रजातियां हैं। अब बात आती है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की, यानी खाद एवं उर्वरक की। तो इसमें सबसे पहले आता है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, इसको हम गोबर की खाद बोलते हैं। तो कितना चाहिए, 8 से 10 टन प्रति एकड़ के लिए, और इसमें यूरिया भी चाहिए होगी। यूरिया कितनी होगी, 90 किलोग्राम प्रति एकड़। और SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, ये कितना चाहिए, 125 किलोग्राम प्रति एकड़।
अब आता है MOP, इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश भी चाहिए होगा, कितना 35 किलोग्राम प्रति एकड़। और नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना 40 किलोग्राम प्रति एकड़। और फास्फोरस वो होगा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़। ये क्या हो गया, खाद्य उर्वरक हो गया, ठीक, इतना चाहिए होगा। अब बात आती है सीड रेट यानी बीज दर की। तो बीज दर कितना लगेगा, मैं पहले बताया था कि अगर एकड़ में डालेंगे तो 1.5 kg लगेगा 1 एकड़ के लिए। अगर हेक्टेयर में डालना है तो आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए बीज दर लगेगा आपको। अब आता है नेक्स्ट सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड से कर दीजिए, चाहे आप थीरम से कर दीजिए, चाहे आप स्यूडोमोनास से कर दीजिए, चाहे आप ट्राइकोडर्मा विरिडी से कर दीजिए। अगर आप कार्बेंडाजिम से करते हैं तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम लगेगा। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलोग्राम बीज के लिए होता है, ठीक है, उतने में 1 किलोग्राम बीज सीड ट्रीटमेंट या बीज शोधन हो जाएगा उतने में। अगर आप थीरम से कर रहे हैं तो थीरम 2.5 ग्राम थीरम को 1 किलोग्राम बीज के लिए यूज करेंगे। अगर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी से कर रहे हैं तो आपको जो है 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको बीज को यानी सीड को ट्रीटमेंट यानी उपचारित करना है, शोधित करना है, ठीक। अब आती बात सोविंग टाइम की, यानी कि बुआई का समय। इसकी हम बुआई कब करते हैं, तो बुआई 2 बार करते हैं, पहले बताया। पहली तो है वो फरवरी टू मार्च और दूसरी है जून टू जुलाई, ठीक। अब नेक्स्ट आती है बात डिस्टेंस की। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो होनी चाहिए 2 से 2.5 मीटर होनी चाहिए और थाले से थाले की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब आती है बात सिंचाई की। इसकी सिंचाई हम करेंगे कब करेंगे, इसकी सिंचाई जब हम पहले, हाँ मैं इसमें पहले बताया था सिंचाई कब करनी चाहिए। पहली सिंचाई जब अंकुरण यानी कि बीज जब जर्मिनेट होने लगे उस टाइम आपको नमी की कमी करने पे आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सारे बीज अंकुरित ना होने पाए। लेकिन बीज अंकुरण हो रहा हो तो आपको सिंचाई कर देनी, जिससे नमी पानी पाकर बीज अच्छे से अंकुरित हो जाए, 100% अंकुरित हो जाए। नहीं तो हो सकता है कि हमारे सारे बीज ना अंकुरित होने पाए, ठीक। इसलिए और दूसरी सिंचाई कब करनी है हमें, वो हर हफ्ते करनी है, करते रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है खरपतवार नियंत्रण की बात। खरपतवार नियंत्रण में क्या है, अगर हम निराई गुड़ाई करते हैं तो निराई गुड़ाई, पहली निराई गुड़ाई जो होनी चाहिए वो हम बुआई के 15 से 20 दिन बाद करेंगे। दूसरी निराई गुड़ाई हम या तीसरी हम आवश्यकता अनुसार करेंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो करते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो निराई गुड़ाई से कंट्रोल नहीं होता है तब आपको दवा डालनी है एलाक्लोर, कितना 2.5 ग्राम प्रति लीटर, सॉरी एलाक्लोर दवा लेंगे, कितनी लेंगे 2.5 लीटर लेंगे, और कितने एरिया के लिए, वो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब आती है बात इंसेक्ट कंट्रोल की, यानी कीट नियंत्रण की बात आती है। तो इसमें सबसे पहले आता है ललड़ी। कौन सा कीट है, ललड़ी। इसको बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल, RED रेड पंपकिन, PUMPKIN पंपकिन, बीटल VEETLE बीटल, ठीक है। ये कैसा होता है दिखने में, ये चमकदार लाल रंग का होता है, पूरा लाल होता है, ठीक। और ये लंबाई कितनी होती है इसकी, 7 मिलीमीटर लंबाई होती है, चौड़ाई 2.5 मीटर चौड़ाई होती है, 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, इतना चौड़ा होता है। और इसके जो छोटे छोटे कीट होते हैं, लार्वा होते हैं, वो क्या करते हैं, पौधे की कोमल पत्तियों को खा जाते हैं, बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, किसी लायक छोड़ते नहीं हैं। जब भैया इतना कुछ कर रहा है तो हमारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जब पौधे में पत्ती ही नहीं होगी तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा, पेड़ सूखने लगेगा, पौधे मर जाएंगे और हमारे प्रोडक्शन में, उत्पादन में भारी कमी आएगी। तो इसका हमें कंट्रोल भी करना होगा। तो इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अच्छा ये है कि सूर्योदय के पहले, यानी सूर्य उदय होने के पहले, धूप ना निकली हो तभी हमें क्या करना है। ये उस टाइम क्या होते हैं, सुबह टाइम में ये बहुत सुस्त पड़े होते हैं। जब सूर्य भगवान ना निकले हो, सूर्योदय ना हुआ हो, उस टाइम आप देखेंगे तो ये पौधे पे बिल्कुल सुस्त पड़े रहेंगे, ये कोई हरकत नहीं। आराम से इनको दोनों हाथों से पकड़िए और मसल दीजिए, मर जाएगा, खत्म कर दीजिए इसको, सबसे अच्छा तरीका है। नहीं, अगर ये काम नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे दवा लाइए। कौन सी दवा, क्लोरोपाइरीफास, क्लोरोपाइरीफास कितना 0.05% का स्प्रे कर दीजिए आप फसलों पर, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कीट कौन सा है। नेक्स्ट आता है फल मक्खी, यानी कि लेलड़ी के बाद क्या आता है, रेड पंपकिन बीटल के बाद आता है हमारा फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में क्या है, यह फलों के नीचे जो फल होता है उसके नीचे के छिलके होते हैं ना, उस पर क्या करता है, ये अंडे दे देती है। उसके बाद इनमें से लार्वा या सोनिया निकलकर फलों के गूदे में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, जब फलों में प्रवेश कर जाएंगे फल, फिर क्या होगा, फल सड़ने लगेगा, और फिर जब फल सड़ जाएगा तो वो नीचे गिरने लगेगा। तो अगर हमारे फल ही सड़कर गिरने लगेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, हमारे प्रोडक्शन में कमी आएगी, उपज में भारी कमी आएगी, नुकसान होगा। ठीक, तो अब इसका कंट्रोल करना जरूरी है। तो ऐसे क्या करना है, जो कीट से प्रभावित फल जो होंगे ना, या टिंडा जो होगा ना, उसे क्या करेंगे, तोड़कर नष्ट कर देंगे। ठीक, दूसरा क्या, दवा क्या है, जब प्रारंभिक समय में मतलब स्टार्ट हो रहा हो, फल सड़ने लग रहे हो, फल में कीट लगने मतलब लग रहा हो, तो आपको दिखे एक आध दो फल में कि कीट लग रहे हैं, फिर इसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना, मेलाथियान 0.03% का घोल बनाकर हमें स्प्रे कर देना फसलों पर। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका। अब आता है नेक्स्ट कीट चैंपा, या जिसे बोलते हैं माहू भी बोलते हैं, और इंग्लिश में एफिड्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपको पता है, ये माहू होते हैं जो सरसों पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये माहू क्या होता है कि पौधे पर पूरी तरह से एकदम चिपक जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं कीट, और पूरे पौधों को एकदम कवर कर ले जाते हैं। और ये क्या करते हैं, पौधे के रस को धीरे धीरे चूसते रहते हैं, चूस के क्या करते हैं, पौधे को एकदम खत्म कर देते हैं। जब पौधे खत्म हो जाएंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा भैया, तो इसके लिए भी हमें उपाय करना होगा कि ए भी ना लगे, ए भी दूर हो जाए। तो क्या करेंगे, 0.05% मोनोक्रोटोफास का स्प्रे कर देना है हमें फसलों पर। ठीक है, इससे माहू से हमें छुटकारा मिले। अब नेक्स्ट आता है डिजीज कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण देखिए क्या है, मृद रोमिल फफूंदी, इसको इंग्लिश बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। क्या बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू। जब ये रोग लगता है ना, तो क्या होता है, जो पौधे की पत्तियां होती है ना, उसके ऊपरी भाग तो के जो धब्बे बनते हैं ना, वो पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, धब्बे पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, और जो नीचे के धब्बे होते हैं वो बैंगनी कलर के होते हैं। क्या लिखा है, निचले भाग पर धब्बों का रंग बैंगनी जैसा होता है, ऊपर के पत्तियों की ऊपरी सतह तो पीले रंग की दिखाई देगी जो धब्बे होंगे, लेकिन पत्तियों की निचली सतह पर जो धब्बे होंगे वो बैंगनी रंग के होंगे। ठीक, अब हमें इसका कंट्रोल कैसे करना है, फसल को खरपतवार मुक्त रखना है, यानी कि टिंडा की खेती जहां भी आप कर रहे हैं वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, खरपतवार नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा है फसल चक्र अपनाएं, कंटिन्यूटी वही ना रखें, फसल लिया फिर टिंडा लिया, फसल लिया फिर टिंडा लिया, नहीं, आपको गैप करना है, उचित फसल चक्र को अपनाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वो कीट बार बार आदी हो जाएंगे, या रोग जो है आदी हो जाएगा कि भैया अब हमें खाना मिलने का समय आ गया है, अब 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर ये होगा, फिर हमें मिल जाएगा, फिर बैठे रहेगा। अगर वही चीज अगर फसल चक्र अपनाएंगे तो भी धीरे धीरे इसे भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां हट जाएगा उस स्थान से, दूसरी जगह अपनी भोजन तलाश करने चला जाएगा। ठीक है, यही चीज होता है। अब इसमें दवा कौन सी डालेंगे, स्टार्टिंग में दवा डालेंगे जब फसल वृद्धि कर रही हो, ग्रो कर रही हो, तब हमें क्या करना है, मैंकोजेब 0.25% को 10 दिन के अंतराल पर हमें स्प्रे कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमें दूसरा रोग है चूर्णी फफूंदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। अब पाउडरी मिल्ड्यू बहुत भयानक रोग है, अब ये जानिए कि बहुत ज्यादा भयानक रोग है। अब जब ये रोग लगता है ना, तो पहले क्या होता है, पत्तियों की निचली सतह पर, है ना, जो पत्तियां होती हैं, सबसे ज्यादा ये जानिए कि पुरानी पत्तियों पर होता है इसका, जो एक पुरानी पत्ती है, अब इसमें क्या होगा ना, निचली सतह पर सफेद रंग के छोटे छोटे क्या होंगे, चूर्ण धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं, और वही धीरे धीरे संख्या और आकार में, संख्या तो धब्बे की बढ़ी रही है, एक धब्बा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन जो धब्बे हैं ये धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पत्ती को सफेद चूर्ण से ढक लेंगे। ठीक, जब पूरी पत्ती कवर हो जाएगी, में पूरे में रोग फैल जाएगा, तो जो पौधे की पत्तियों की है ना, वो सामान्य बढ़वार वो रुक जाएगा, फिर क्या होगा, पौधा मर जाएगा। भाई जब पत्ती नहीं रहेगी पौधे में, तो फिर भोजन पानी नहीं मिल पाएगा सही से पौधे को, फिर पौधा मर जाना है। अब इतना भयानक रोग अगर लगा है,
तो हमें क्या करना है, कंट्रोल उपाय ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए, क्या है कंट्रोल इसका, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना। नष्ट कैसे करना है, उसे हम उखाड़कर या तो जमीन में दबा देना गड्ढा खोदकर, या फिर उसे जला देना। ये नहीं कि हम उसे वहीं फेंक दें, ऐसा नहीं करना, उसे नष्ट कर देना, खत्म कर देना, ठीक, सामने ना रह जाए, कहते हैं, कहने का मतलब ये। अब दवा कौन सी डालेंगे, घुलनशील गंधक जैसे हो गया इलोसाल हो गया या सल्फेट, 3 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे कर देना है, इससे छुटकारा पाना है तो, ठीक। अब लास्ट आता है यील्ड, यानी कि उपज, जिसको बोलते हैं उपज। कितनी उपज होगी, 80 से 100 या 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन उत्पादन मिलता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं क्या था, कौन सा कीट था, दूसरा लगड़ी के बाद था फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई क्या क्या करती है, ये जो पौधे के फल होते हैं ना, फल के जो छिलके होते हैं उसके निचली सतह पर अंडे देते हैं, फिर उनमें से लार्वा निकलता है, सूढ़ियां निकलती हैं और जो फल में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर जब फल में प्रवेश कर जाएंगे तो फल सड़ जाएगा और फिर फल सड़कर नीचे गिर जाएगा। तो इसका कंट्रोल क्या कैसे करना है, हमें इसका कंट्रोल, हाँ, जो मतलब फल सड़े दिख रहे हैं उसको हमें तोड़ के नष्ट कर देना है, और स्टार्टिंग में प्रारंभिक समय में ही मेलाथियान 0.03% के घोल का स्प्रे कर देना है फसलों पर, इससे छुटकारा पाना है तो। दूसरा नेक्स्ट आता है माहू या चैंपा, या इंग्लिश में इसको एफिड्स बोलते हैं। ये क्या होता है, ये पौधे के भागों, मतलब पूरे पौधे को कवर कर लेता है, छोटे छोटे कीट होते हैं, और फिर ये पौधे के रस को चूसता रहता है, चूस के खत्म कर देता है, उसका सारा तत्व जो भी पौधे में रह जाता है वो खत्म हो जाता है, फिर पौधे मर जाते हैं। अब इसका कंट्रोल कैसे करते हैं, इसका कंट्रोल दवा है 0.05% मोनोक्रोटोफास का हमें स्प्रे करना है, कहाँ पे, फसलों पर, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात रोग की, रोग नियंत्रण यानी डिजीज कंट्रोल। पहला है मृदरोमिल फफूंदी, इसको इंग्लिश बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में होता क्या है, पहले जो होगा जो पौधे की पत्ती होगी ना, उसकी ऊपरी सतह पीली रंग के धब्बे दिखाई देंगे और निचली सतह पर बैगनी रंग के धब्बे दिखाएंगे। अगर ऐसा है तो आप जान लीजिए डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप आ गया है, पड़ रहा है, ठीक है। अब इसका नियंत्रण कैसे करना है, फसल को जो है खरपतवार मुक्त रखना है, टिंडा की खेती जहां हो रही है वहां पे खरपतवार नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा क्या, फसल चक्र अपनाना है, वही मैं पहले बताया, कंटिन्यूटी नहीं करना है, टिंडा 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 नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ब्रेक करना है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है दवा। दवा कौन सी डालनी है, स्टार्टिंग में ही डाल देना है मैंकोजेब 0.25% का 10 दिन के अंतर पे हमें स्प्रे करना है। अब आती है बात नेक्स्ट चोड़ी फफूंदी, जिसको बोलते हैं पाउडर मिल्ड्यू। मैंने बताया पौधे जो होंगे उसकी पुरानी पत्ती जो होगी उस पर ज्यादा अटैक करता है, ठीक है। सबसे पहले निचली सतह पर सफेद रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक। उसके बाद इन धब्बों की संख्या बढ़ती है, संख्या भी बढ़ती है और आकार भी बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है पूरी पत्ती सफेद चूर्ण से ढक जाती है। फिर क्या होगा, पौधे की पत्तियों जो पत्तियां होंगी उसकी बढ़वार रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक, और फिर पौधा मर जाएगा। अब उपाय कैसे करना है, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जला देना है, ये जमीन में दबा देना है, फाइनली इसको नष्ट कर देना है। दवा कैसी डालेंगे, घुलनशील गंधक जैसे इलोसाल या सल्फेक्स, कितना, 3 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे कर देना है। लास्ट आता है उपज यानी यील्ड, जो कि हमारी 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारी उपज होगी, ठीक। अब यहाँ पे हमारी कल्टीवेशन ऑफ राउंड गार्ड समाप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट फसल क्रॉप जो भी होगी लेके आएंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू।